हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी फॉर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए, आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर, ये 4 डेट्स है आपके एग्जाम की। तो देखा जाए तो आपके पास इस समय सिर्फ एक हफ्ता बचता है। तो इस हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप लोग जो है जिस स्टेट को भी या जिस शिफ्ट में भी आपका एग्जाम है, आप जो है उसको क्लियर कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी, देखो पैटर्न आप सब जानते हैं, बट एक बार थोड़ा सा मैं फिर गौर कर रही हूं कि रीजनिंग के 40 सवाल है 40 नंबर के, मैथ्स के 40 सवाल हैं 40 नंबर के। टाइम रीजनिंग में ज्यादा मिलेगा, 25 मिनट का समय मिलेगा, मैथ्स में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। बच्चे नहीं पसंद करते ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, बट जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है आपको उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना, तो उनको होता है कि मैथ्स में थोड़ा रीजनिंग से तो ज्यादा टाइम मिल जाना चाहिए, बट आपको रीजनिंग में 25 मिनट मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, आप रीजनिंग का 100% अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स दे रहे हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट्स का पेपर होगा और मार्क्स 80 होंगे, आपके सामने ही है। 80 मार्क्स दोनों को मिला के बन गए और ये टाइम जो है दोनों को मिलाओगे तो 45 मिनट्स है। तो बात ये है कि कट ऑफ कितनी जाती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कट ऑफ है, बट आपको पता है कि आउट ऑफ 80 70s में कट ऑफ है, कहीं की 77, कहीं की 75, कहीं की 74, विच इज कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है कि ये नंबर है, जितनी भी वैकेंसीज है उसके कुछ गुना बच्चों का पेपर क्लियर होता है प्रीलिम्स का, और इतने बच्चे इस नंबर से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब और ऑप्शन नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पेपर में 100% अटेम्प्ट करें। आपके 80 के 80 सवाल हो जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आधा सवाल नहीं हो रहा, वो अलग चीज है, बट आप पहले तो सिलेबस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इन 7 दिनों में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप जो है 25 मिनट के अंदर 40 के 40 सवाल कर पाओ, ठीक है। क्या करना है इन आखिर के 7 दिनों में, तो देखिए कि स्कोर आपको करना है 100%। आपको स्कोर तो भाई 100% ही करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने किसी टॉपिक को छोड़ा हुआ है रीजनिंग में, तो बच्चे ये गलती मत करो, अभी भी 7 दिन है, उस टॉपिक को कर लीजिए जो आपने मिस किया हुआ है। जैसे कि आपका जो सिलेबस है ना, मैं एक बार आपको सारे टॉपिक्स बता रही हूं, पहले तो ये चेक कर लो कि ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको लगता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अभी भी 7 दिन का समय है, कर लीजिए। ओके, तो आपको जो चैप्टर्स आएंगे, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, अच्छा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी तो आता ही है, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, पर उसमें मैं पर्टिकुलर लिख देती हूँ, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिलोगिज्म, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, और सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू आजकल आता है, तो अगर आपने ओनली अ फ्यू की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है तो बच्चे अभी 7 दिन है, कर लो। ओके, उसके बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाले सवाल, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाले क्वेश्चंस, जिसमें एक तो आपका होता है ये वाला डॉलर, ए बी 6, कॉपीराइट, हैश, है ना, एच क्यू, ये सब एक सीरीज दी होती है और उस पे 4-5 सवाल बेस्ड होते हैं। या फिर दूसरी चीज जो आपकी है वो क्या है कि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे कि 456, 933, 642, इस तरह से कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे, ठीक है, और फिर उस पे बेस्ड कुछ सवाल होंगे। या फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे कि कैट, मैट,
रैट, इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं, पर इन तीन में से कोई एक या दो सवाल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपका हाउ मेनी पेयर्स वाला, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, ये वाला क्वेश्चन, या फिर आजकल नंबर्स भी आ रहे हैं। अभी जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं उसमें ज्यादातर उन्होंने नंबर्स पूछे कि कितने पेयर ऑफ लेटर है इस वर्ड में जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, एक आपका मीनिंगफुल वर्ड, बच्चे पेपर बता रही हूं पूरा, आपको ध्यान से सुनो ये वीडियो और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो आपको मैं बता रही हूं ना पूरा पेपर बता दिए एक तरीके से। तो चलिए, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड होता है कि एक बड़ा सा वर्ड दिया होगा जिसका सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ, या कोई भी आपको 3-4 अक्षर उठाने को बोलेगा और पूछेगा कि इसके कॉम्बिनेशन से अगर एक ही बनता है तो उसका थर्ड लेटर आपका आंसर है, एक से ज्यादा बन रहा है तो फिर ये आंसर है, अगर कोई भी नहीं बन रहा तो ये आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मीनिंगफुल वर्ड के। एक होता है आपका ऑड वन आउट, एक क्वेश्चन आपका आता है ऑड वन आउट का, कि आपको हर ऑप्शन में कुछ अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा और आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकी ऑप्शन से अलग है। और लास्ट में आपका पजल्स एंड अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो एक बार तो ये चेक कर लीजिए कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं कि नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक लग रहा है आपका भी कवर नहीं हुआ तो बच्चे अभी 7 दिन का समय है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। और पजल्स अरेंजमेंट्स में मैं बताना चाहूंगी, और वेटेज आप सब जानते हैं कि आपकी पजल्स और अरेंजमेंट्स 40 में से आपके अप्रोक्सीमेटली 20 सवाल, 20 क्वेश्चंस पजल्स और अरेंजमेंट्स के होंगे, ठीक है। किसी शिफ्ट में 15 भी होते हैं, किसी में 20 भी होते हैं और किसी शिफ्ट में 25 भी होते हैं। 25 बहुत रेयर होता है, ज्यादातर शिफ्ट में आपके 40 में से 20 सवाल पजल्स और अरेंजमेंट्स के होते हैं और बाकी 20 क्वेश्चन आपके इन सभी में से आते हैं। अब इतनी सारी शिफ्ट्स में इतने दिन पेपर होगा तो ऐसा तो है नहीं है कि हर पेपर में ये सब कुछ आ रहा है। अब किसी शिफ्ट में इनइक्वालिटी का सवाल आ रहा है तो अगली शिफ्ट में इनइक्वालिटी की जगह सिलोगिज्म का आ रहा है, तो वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि किस शिफ्ट में कौन सा चैप्टर आएगा। तो सभी शिफ्ट्स का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको बता रही हूं कि ये सारे सवाल हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से जैसे कि सिलोगिज्म में अगर आपको लगता है कि अरे ओनली अ फ्यू की तो हमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो कर लो। ये 3 देखो, इनमें से अगर आपको लगता है कि ये नंबर वाले क्वेश्चन नहीं किए तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो इनमें से अगर आपको लगता है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स की अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है वो कर लो। तो ये जो 7 दिन है, इस 7 दिन का पहला और दूसरा दिन आपने उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिनमें आपको प्रॉब्लम है, या गलती से जो पार्ट आपका मिस हो गया है या जो टॉपिक आपका मिस हो गया है, तो एक दिन तो आप उस चीज पे लगा दो, ठीक है। या आपने अगर मिस कुछ भी नहीं किया, कोई टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होता, तो बच्चे वो कर लो। अगर आप ये सोच के चल रहे थे कि चलो ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि मैम ब्लड रिलेशन में हमें दिक्कत होती है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत होती है तो पेपर में आएगा चलो इसको छोड़ देंगे बाकी कर देंगे, ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का। मैंने आपको कट ऑफ बता दी है और ऐसी कट ऑफ है तो आपको 100% अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, तो आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। तो जो कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है उसको 1-2 दिन के अंदर कर लीजिए उस टॉपिक को। अब इसके बाद पजल्स और अरेंजमेंट्स में आपकी कौन सी पजल्स है वो भी चेक कर लो कि कहीं कोई पजल मिस तो नहीं हुई। हाँ जी, अनसर्टेन नंबर, कि एक रो में कुछ लोग बैठे हैं, है ना, बताएगा नहीं कितने लोग हैं। उसके बाद आपका फ्लोर वाला, बॉक्स वाली पजल, डेट एंड मंथ वाला, फ्लोर एंड फ्लैट वाली पजल, ठीक है। उसके बाद आपकी स्क्वायर वाली पजल, सिंगल रो, मिक्स फेसिंग
कि एक ही रो में कुछ लोग हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, या फिर डबल रो, ठीक है, स्क्वायर या फिर सर्कल। तो बच्चे ये सारी टाइप्स ऑफ पजल है जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो जैसे बॉक्स वाला हो गया या स्टैक वाला हो गया, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी भी पजल का आपको लगता है कि अगर आपको लग रहा है अरे फ्लोर एंड फ्लैट की तो इतनी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, तो वो करिए। अगर लग रहा है अनसर्टेन नंबर की प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं करी, तो वो करिए। तो ये सारी टाइप्स ऑफ पजल्स हैं जो आपको कवर करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन 7 दिनों में आपको क्या करना है बच्चे। 1 से 2 दिन, अब डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने किसी भी चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और किसी बच्चे का हो सकता है कि उसने 2-3 चैप्टर्स छोड़े हुए हैं, है ना। तो 1 से 2 दिन में इसीलिए लिख रही हूं कि 1 से 2 दिन में आपने सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दो। मतलब कैसे कि जो टॉपिक्स आपने गलती से छोड़ दिए हैं वो कर लीजिए। तो 1 से 2 दिन में जो भी टॉपिक के साथ कुछ गड़बड़ करी है वो कर लो। उसके बाद आपका एक पेपर 45 मिनट्स का है, ठीक है। तो आपने उसके बाद के जो 5 दिन बचते हैं, 5 से 6 दिन, डेली 3 मॉक्स देने बच्चे। 3 मॉक डेली देने हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, दिन में 3 बार खानी है, तो आपने उसी तरह से दिन में 3 बार मॉक देने हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ठीक है। क्या करोगे, देखो कितनी देर का मॉक है, आपको गिनती, अरे दिन के 3 मॉक, एक मॉक कितने टाइम का है, सिर्फ 45 मिनट्स का, और पेपर से पिछले हफ्ते। ये कोई बहुत बड़ी चीज मैंने आपको नहीं कर दी करने को, ठीक है। तो आपको दिन में 45 मिनट्स का मॉक दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, उस या क्वेश्चन जिनके आंसर गलत हुए, उसका एनालिसिस करो। मतलब एक मॉक दिया, उसका 1-1.5 घंटे का प्रॉपर एनालिसिस करिए, ठीक है। तो 1.5 घंटे या 2 घंटे आपको लग जाएंगे। फिर दोपहर को मॉक करो, उसका 1.5-2 घंटे एनालिसिस करो। फिर शाम को या रात को एक मॉक करो। शाम को मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूं ताकि आप उसके बाद एनालिसिस भी कर सको, ठीक है। तो शाम को एक मॉक करो, उसके बाद डिनर वगैरह करके बैठ जाना उसका एनालिसिस करने। तो आप डेली जो है 3 मॉक्स करिए। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी गलतियां मॉक्स में उभर जाएंगी। जो गलतियां पेपर वाले दिन 6 या 7 दिसंबर जब भी आपका पेपर है, पेपर वाले दिन आप जो गलतियां कर सकते हैं, वो सारी गलतियां इन 5 से 6 दिनों के अंदर ही आपकी मॉक्स में उभरेगी और सुधर जाएगी। तो इससे पेपर में एक्यूरेसी बेटर हो गई, स्पीड बेटर हो गई। क्योंकि अगर मैं 6 दिन भी लेके चलूं तो 6 3 18, यानी 18 मॉक्स आप कर लेंगे, 18 मॉक्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा बाकी का टाइम, पूरा दिन बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बाकी का जो टाइम बच रहा है उसमें आप रीजनिंग के लिए देखो क्या करो। रीजनिंग के लिए डेली 5 पजल्स एंड अरेंजमेंट्स, ठीक है। और मैथ्स का भी मैं चलो बता देती हूं। मैथ्स के केस में आप जो है डीआई के 5 सेट करो। एक्सक्यूज मी, डीआई के डेली 5 सेट करिए, ठीक है। तो डेली 5 पजल्स कर लो, अरेंजमेंट्स और पजल्स मिक्स कह रही हूं, डीआई में डेली 5 सेट कर लो। उससे क्या होगा कि आपके, पता है क्या, तैयारी आप सबने बहुत करी है, पर पेपर से पिछले 5 से 7 दिन में जो करोगे ना, असली वो मैटर करता है। क्योंकि वो दिमाग में रहेगा आपके एग्जाम के दिन, वो चीज आपके दिमाग में बैठी रहेगी एग्जाम वाले दिन। तो इसीलिए इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कोई टॉपिक कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो कवर करिए, या फिर जब वो कवर हो जाएगा उसके बाद जितने दिन आपके पास है, जिन बच्चों का 7 दिसंबर को पेपर है या उससे अगले हफ्ते पेपर है, उनको तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो वो और भी मॉक्स कर सकते हैं। अब ये मैं आपको 7 दिन की स्ट्रैटेजी बता रही हूं, एटलीस्ट 7 डेज की। अब वो आपके एग्जाम डेट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन मिल रहे हैं। अब कुछ बच्चों को 13 डेज भी मिलेंगे, तो आपने ये जो मैं बोल रही हूँ ना डेली 3 मॉक्स करने हैं, तो आपने करते रहना, ठीक है। आप ये चीज करते रहना। जिनका बच्चों का 13 दिसंबर को पेपर है तो वो तब तक करते रहो मॉक, और उसका एनालिसिस करो।
1.5 घंटा तो करो उसका एनालिसिस पूरा, कि आपका अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व, और एक और बात, एनालिसिस साथ के साथ किया करो, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। आपने 45 मिनट्स का पेपर ओवर किया, आपको तभी याद होगा कि मेरे को इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था पर टाइम लगा था। तो साथ के साथ ही 5-10 मिनट का थोड़ा रिलैक्सेशन लेके साथ के साथ ही उसका पूरा एनालिसिस करिए, ठीक है? साथ के साथ करना है, ये सबसे जरूरी है। और इसके साथ साथ डेली आप जो है 5 पजल्स करिए। और अगर आपको मैथ्स में स्क्वायर्स, टेबल्स अच्छे से नहीं आते हैं तो कोशिश करो जितने कर सकते हो कर लो। वैसे तो मैं उम्मीद नहीं करती कि ऐसी सिचुएशन होगी, बट आप जितने कर सकते हैं करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कह रही हूं, उसकी प्रैक्टिस करिए। दिन का आधा पौना घंटा निकालो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, वो आपकी बहुत मदद करेगा आपके मैथ्स में। डीआई में बहुत कैलकुलेशन होती है, बाकी मैथ्स में भी होती है, तो वो करोगे आपका फायदा होगा। तो ये 7 दिन आपने इस तरह से यूटिलाइज करने हैं। सिलेबस में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है तो वो कंप्लीट करो। मॉक टेस्ट डेली 3, सुबह दोपहर शाम, दिन की 3 डोज लेनी है मॉक टेस्ट की। और तीसरा, 5 पजल्स और अरेंजमेंट्स आपने हर रोज करनी है टिल द डेट ऑफ एग्जाम। और अगर आप मेरी ये बात मानोगे तो बच्चे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आखिर के 7 दिन आपने क्या करना है, ठीक है? और सबसे मेन बात, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन डरना नहीं है। डर जो है ना, अगर आप साथ लेके जाओगे तो पेपर खराब होगा। तो पेपर खराब करना चाहते हो तो अच्छे से डरो, और अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अच्छे से पेपर देख के आओ। कोशिश करो थोड़ी देर की मेडिटेशन इन 7 दिनों में कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इन दिनों में बच्चे बहुत एंशियस होते हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लोगे, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। मोबाइल वगैरह साइड पे रख दो, रील्स वगैरह पेपर के बाद में देख लेना, मोबाइल्स हटा दो साइड पे। अभी ये 7 दिन जो है ना, मोबाइल चाहे इंस्टा, फेसबुक सब डीएक्टिवेट कर दो, सबसे बेस्ट है आपके लिए। और जो आपका होता है ना कि हाँ थक जाते हैं मैम क्या करे, तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, जितना टाइम मैनेज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपके पेपर में अच्छा अटेम्प्ट होगा, क्योंकि वही करना पड़ेगा। क्लर्क के पेपर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि क्वेश्चन का पता नहीं लग रहा कि कैसे सॉल्व होगा। क्लर्क के पेपर की प्रॉब्लम है कि सब पता है कैसे सॉल्व होगा, पर आपका 100% अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं, और उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी जल्दी होगा। तो थोड़ी मेडिटेशन भी करो, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो आई होप आपको क्लियर है इन 7 दिनों में आपको क्या करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे अब हम एग्जाम के बाद, और फिर बताना कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसने आपकी मदद करी कि नहीं। बेस्ट ऑफ लक। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि सभी इस गाइडेंस का फायदा उठा सके। बाय।